अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि आपके इस सेमेस्टर के अंदर जो सिंपल माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी और जो है इंग्लिश, जो कि आप जो है पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और पाकिस्तान स्टडीज़ भी आपके फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है। लेकिन ये जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है ये थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्योंकि आपके पास एक ये नई चीज़ आई है। जिस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी आपके लिए एक न्यू चीज़ है। तो ये सब मेजर टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, और जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और साथ ही साथ जो है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का। तो आज जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर हम सिंपली ये देखेंगे कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेस किस पर करता है। अब जो अगर हिस्ट्री देखी जाए लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की, तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेस करता है इंग्लिश कॉमन लॉ पर। किस पर? इंग्लिश कॉमन लॉ पर। अब जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर जितने भी आप आर्टिकल्स देखते हैं, इन आर्टिकल्स को स्टडी करने के लिए बेहतरीन जो आपके पास सॉल्यूशन है वो यही है कि आप जो है अपने पास पीडीएफ में या फिर जो है एज एन एप्लीकेशन एक बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की जो ये बुक है, इस बुक के अंदर आपको कम्प्लीटली आंसर्स आपके मिल जाएंगे जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि आर्टिकल्स के शेप में नहीं है, या फिर जो है कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो आज जो है सिंपली इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ ही साथ जो है 3 से 4 वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो कि पास्ट पेपर 2019-2018 के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी रिवाइज करते चलेंगे। क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि वही क्वेश्चन सेम रिवाइज हों, ठीक है। उनमें से थोड़ी वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन तकरीबन चीज़ें वही होती हैं। तो ये एक पार्ट है किस चीज़ का? कंप्लीटली पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, इससे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री देखें तो इसके अंदर हमें मिलता है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी जो हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है विथ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं। तो सिंपली अगर हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंटेड प्रोसीजर भी है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, या फिर जो है हम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं, चाहे ब्रिटिश हो चाहे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो, इन दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। लिखा हुआ ये भी पास्ट का ही है, बिफोर द इंडिपेंडेंस। लेकिन क्या है कि इसके अंदर ये जो है जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट है, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वो इनकम्प्लीट है, इसलिए उसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं हर ईयर। तकरीबन जो है 2019 के अंदर देख लें, 2020 के अंदर देख लें, 2018 के अंदर देख लें, 2017 के अंदर देख लें, आपको अमेंडमेंट्स मिलती जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है अब हमारा सेम ही चल रहा है 1973 से लेके। इसके अंदर क्या चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं? इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट होती जा रही है। अमेंडमेंट क्या होती है इसको भी आज लेके चलेंगे कि अमेंडमेंट क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम थोड़ा जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कर लें। वो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे जो कि पास्ट पेपर 2019 के अंदर, 2018 के अंदर जो है क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ
2 या 3 या 4 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह बाकी 3 और 4 टॉपिक्स जो हैं वो भी रिवाइज करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्लीडिंग का। अब ये वर्ड प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग ये एक आर्ट है। क्या है? ये एक आर्ट है। जब आप फील्ड ऑफ लॉ के अंदर आएंगे यानी कि एज एन एडवोकेट, तो आपको इस प्लीडिंग का रोल पता चलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर अभी आपके पास पेपर के अंदर एक डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी आपको कि राइट डाउन एंड डेफिनेशन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसके अंदर एक जो पार्ट है वो है प्लीडिंग का, जिसके अंदर ये कहा जाता है अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ फील्ड बाय द पार्टीज टू द लॉ सूट्स। ये एक सेट है। क्या है ये? अ सेट ऑफ फैक्ट्स, या आप अपनी कॉपीज के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, अ सेट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ केस, अ सेट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ केस। कोई भी केस जब पार्टी लेके जाती है किसी भी जज के पास, तो वो जो है जब रिटन स्टेटमेंट देती है तो उसको हम प्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर जो है उसको जो है ग्राउंड्स ऑफ केस इन फॉर्म ऑफ सूट। अब एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि सूट कौन सा सर? सूट वो जो हम पहनते हैं, ये वो वाला सूट नहीं है। ये सूट जब भी आप फैमिली का कोई मैटर दाखिल करते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, उसको हम सूट कहते हैं। सूट फाइल करना, उसको हम ये नहीं कहते कि आपने जो है केस फाइल किया है या फिर जो है आपने अपील दाखिल किया, हम उसको कहते हैं सूट, ठीक है। फैमिली कोर्ट्स के अंदर सूट दाखिल होते हैं, या फिर इसको हम जैसे रिटन स्टेटमेंट होते हैं उसको हम सूट कहते हैं सिंपली, ठीक है। इन लॉ स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज क्लेम्स और डिफेंस टू अनदर पार्टीज क्लेम्स इन द सिविल एक्शन। ये किस चीज़ के लिए होता है? सिविल एक्शन के लिए, सिविल एक्शंस के लिए। दूसरी चीज़ ये आ गई, ठीक है। बाय द पार्टीज, बाय द पार्टीज, ठीक है। पार्टीज के ज़रिए जो है वो सूट दाखिल होता है प्लीडिंग का, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट होती है और जो है फॉर किस चीज़ के लिए? सिविल एक्शंस के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि प्लीडिंग जो है ये एक आर्ट है। उसके बाद है इन लॉ इज पर्टिकुलरली इन कंट्रीज दैट फॉलो द इंग्लैंड प्लीडिंग मॉरल रिटन स्टेटमेंट। अब हमारे पास जो प्लीडिंग का सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है इंग्लैंड का। किस चीज़ का? इंग्लैंड प्रोसेस ऑफ प्लीडिंग एज केस, ठीक है। ये सिंपली डेफिनेशन है, ठीक है। ये सिंपली डेफिनेशन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये सिंपली डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जो आप अपने पेपर के अंदर नोट डाउन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक न्यू चीज़ भी आ जाएगी कि प्लीडिंग होती क्या है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। हमारे पास जो प्रोसेस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? इंग्लैंड का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और ये आर्ट है प्लीडिंग का इन द फैक्ट ऑफ, ये जो है केसेस की सूरत में होता है, ठीक है। और किसके ज़रिए होता है? ये होता है पार्टीज़ के ज़रिए। पार्टीज़ के ज़रिए होता है। दो जब पार्टीज़ होते हैं, एक एग्रीव पार्टी होती है और जो है एक सामने वाली पार्टी होती है, इन दोनों पार्टीज़ के ज़रिए होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुई ये चीज़। तो हमें ये पता चला कि प्लीडिंग क्या है। प्लीडिंग एक सेट है फैक्ट्स का या ग्राउंड ऑफ केस का, जिसको हम सूट के जो है सूरत हाल में कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सूट, ठीक है। ये एक सिविल एक्शंस के लिए जो है लिखा जाता है बाय द पार्टीज़ के लिए। और हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो प्लीडिंग का सिस्टम चल रहा है, जो बुक्स फॉलो की जा रही हैं, वो फॉलो की जा रही हैं इंग्लैंड की, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स रूल की, जो कि बिफोर द इंडिपेंडेंस वाली चल रही हैं। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एडहॉक जजिस का, कि ये एडहॉक जजिस क्या है। अब इसके ऊपर भी आपको जो है एक सिंपली जो है डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि राइट डाउन एन एप्लीकेशन ऑन एडहॉक जजिस। व्हाट इज़ एडहॉक? जब आप 3rd या 4th सेमेस्टर के अंदर आते हैं, तो 3rd या 4th सेमेस्टर के अंदर क्या होता है कि जो है सिंपली आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी पड़ती है कि राइट डाउन द मीनिंग ऑफ एडहॉक। जब आप लीगल इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिंपली आपको जो है लैटिन टर्म्स, उन टर्म्स का हवाला भी दिया जाता है जो कि टर्म्स आपको पता ही नहीं है, जैसे कि एडहॉक हो गया, जैसे कि और लैटिन टर्म्स हो गए जैसे कि साइन इंजूरिया हो गया। अब जैसे
आपने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मैंने एक टॉपिक क्लियर करवाया, डेमनम साइन इंजूरिया इंजूरिया साइन डेमनम। ये इसलिए मैंने क्लियर करवाया, ये है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का टॉपिक, लेकिन ये मैंने इसलिए क्लियर करवाया क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस में रिवाइज हो चुका है। तो अब आता है एड हॉक की जजेस की तरफ। एड हॉक जजेस, ठीक है। अब ये वर्ड एड हॉक, दूसरा है जजेस। सबसे पहले जो वर्ड है एड हॉक, उसकी मीनिंग अगर हम देखें, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, या फिर हम लिख सकते हैं टेम्परेरी। तो जो टर्म है एड हॉक, उसकी क्या मीनिंग है? उसकी मीनिंग है टेम्परेरी। और जज किसे कहते हैं? जज मीन्स के जब भी कोई हमारे पास जो अदलियात का सिस्टम है, जो कि फॉर द जस्टिस ऑफ पीस के लिए बैठते हैं, तो उनको हम जजेस कहते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो एड हॉक जजेस की अगर डेफिनेशन आती है लिखने के लिए, तो हम ये लिख सकते हैं, अ जज हु इज selected for a particular time period ठीक है। एक जज जो कि सेलेक्ट किया जाए, इलेक्ट किया जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? इज नोन एज एड हॉक जजेस, एड हॉक जज, ठीक है। तो एड हॉक जज की मीनिंग क्या हुई? एड हॉक जज की मीनिंग यही हुई, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर किसी को सेलेक्ट किया जाए कि आप जो है इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक, 6 माह तक, 3 माह तक, 1 माह तक आप जो है इस काम को करें, तो फिर वो जो है उसको हम एड हॉक जजेस कहते हैं। तो एड हॉक जजेस के अंदर अगर हम एड हॉक को देखें तो सिंपली एड हॉक के अंदर कई दूसरी टर्म्स भी आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि कुछ जो है हमारे पास जो सिविल सर्वेंट्स हैं, तो उन सिविल सर्वेंट्स से पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड के लिए उनको जो है वो उनसे एक इलेक्शन का काम करवाया जाता है, तो वो भी जो है किस में आ गया? एड हॉक में। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन अगर कोई काम होता है, ठीक है, तो वो सिविल सर्वेंट से होता है। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे अगर कोई भी एक्ट कराया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन और फॉर द टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड मीन्स कि एक ख़ास मकसद के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो वो भी जो है एड हॉक में आ जाएगा, लेकिन वो एड हॉक जजेस में नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हम वर्ड एड हॉक यूज़ करेंगे। एड हॉक मीन्स टाइम पीरियड, या पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्पस, या फिर जो है फॉर पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो एड हॉक जजेस भी क्लियर हुआ। एड हॉक जजेस मीन्स के किसी भी ख़ास मकसद के लिए, किसी भी जो है एक पर्टिकुलर मकसद के लिए अगर किसी को सेलेक्ट किया जाए कि आप जो है इस मकसद के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए, इस टाइम पीरियड तक आप जो है सेलेक्ट किए गए हैं और आप जो है इस सीट पर बैठेंगे जज की, तो उसको हम कहेंगे एड हॉक जजेस। तो एड हॉक की मीनिंग क्या हुई? फॉर दिस पर्पस। एड हॉक की सिंपली मीनिंग क्या हुई? फॉर दिस पर्पस। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट जो है, हमारे पास जो वर्ड है अमेंडमेंट का, इसको अगर हम देखें तो अमेंडमेंट क्या कहती है हमें? अमेंडमेंट हमें ये कहती है कि सब्जेक्ट टू दिस पार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंड बाय द एक्ट ऑफ 635 सेक्शन 635 आर्टिकल मजलिस शूरा, ठीक है, पार्लियामेंट। तो अमेंडमेंट जो है हमारी, अमेंडमेंट कौन करेगा? हमारी अमेंडमेंट जो है पर्टिकुलरली हमारे करेंगे पार्लियामेंट, मजलिस शूरा। पार्लियामेंट करेगी मींस मजलिस शूरा, ठीक है। तो मजलिस शूरा, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो जो है अमेंड करे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को। अगर कोई आर्टिकल वायलेट करता है तो वो जो है अमेंड कराया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी। अब ये जो वर्ड पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी है, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी क्या है? एक इम्यूनिटी जो कि कनेक्टेड हो पार्लियामेंट से, एक इम्यूनिटी जो कि कनेक्टेड हो पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज द लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी। पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी
is also known as legislative immunity. इम्यूनिटी, तो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी को हम जो है लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इज द सिस्टम इन विच मेंबर ऑफ, इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इज द सिस्टम इन विच मेंबर ऑफ, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव आर ग्रांट पार्शियल इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, विच इस जिसके अंदर जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को ग्रांट किया जाता है, इम्यूनिटी ग्रांट होती है, ठीक है, इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है। अब ये इम्यूनिटी ग्रांट मिलती है उनको, ठीक है, इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है, पार्शियल इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन से, फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन से उनको जो है पार्शियल इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है, पार्शियल इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपली डेफिनेशन है पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी की। पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी क्या है, जिसको हम लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को ग्रांट की जाती है पार्शियल इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड, ठीक है। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन है, ठीक है। देन रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेसिंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू चांस हिज और हर वोट फेयर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो इसके अंदर एक जो है फेयर ऑफ द प्रोसिक्यूशन का भी एक पार्ट है ये, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, तो उसको वोट करने का भी जो इख्तियारात होता है। तो ये पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी क्लियर हुई। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास कैबिनेट का। अब ये कैबिनेट का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो चुका है हमारे पास। तो अभी हम सिंपली जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं डेफिनेशंस के साथ साथ। तो जिसको हम कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट क्या है, देयर शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट हिज हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो कैबिनेट क्या है, कैबिनेट जो है वो एक कैबिनेट बनाई जाती है मिनिस्टर्स की। किस चीज़ की, मिनिस्टर्स की। मिनिस्टर्स की एक कैबिनेट बनी, पहली चीज़ मिनिस्टर्स की एक कैबिनेट बनी विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द प्राइम मिनिस्टर एट हिज हेड, विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द प्राइम मिनिस्टर एट हिज हेड, ठीक है, उसको हेड बनाकर एट हिज हेड फॉर एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज हिज फंक्शन। तो किस चीज़ के लिए बनाई जाती है कैबिनेट, ताकि प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करे, मिनिस्टर्स और जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाएगी, ठीक है, फॉर एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस, ठीक है। किस चीज़ के लिए, फॉर एक्सरसाइजिंग इन फंक्शंस, ताकि वो जो है अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर सके। तो कैबिनेट की ये डेफिनेशन है। कैबिनेट की डेफिनेशन भी आप जो है 4 या 5 लाइंस में लिख सकते हैं। तो आज हमने क्लियर की वो चीज़ें जो कि प्रीवियसली पास पेपर के अंदर रिवाइज होती जा रही थी, जैसे कि 2018 के अंदर, 2019 के अंदर जो क्वेश्चंस रिवाइज हुए। तो सिंपली आज हमने ये डेफिनेशंस देखी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है 3 से 4 वो क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे जो कि प्रीवियसली आपको जो है थोड़ी हेल्प हो जाएगी प्रीवियसली क्वेश्चंस को रिगार्डिंग। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू डेट्स ऑल।